Good morning, students. This is your English class, and in this class, we are going to understand our next chapter, chapter number 18, clauses we are going to understand. Right? So, in the previous class, we understand about the noun clause, and I think that's the adjective clause, sorry. So, in this class, we are going to understand noun clause and adverb clause. So, I told you in the previous class what is the adjective clause. When any clause give the extra information of main clause, or we can say that any noun, that is called adjective clause. जब कोई क्लोज किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उस क्लोज को हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं. राइट? Please wait a while. Let me come on the right point on this page. So we did 3 exercise, I think. Now we have come on the adverb clause. Okay. So once again I make you understand what are the clauses. तो मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ कि क्लोजेस क्या होता है. तो क्लोज क्या होता है? तो क्लोज सेंटेंस के पार्ट को बोला जाता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. राइट? और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में समझना हो तो ऐसे समझ लो, जब कोई वाक्य बोला जाता है उसमें जितनी बातें बोली जाती हैं वो बातें कहलाती हैं क्लोज. जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो ये एक सेंटेंस हो गया, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं. इसमें एक ही बात की गई है, मेरे तुम्हें पढ़ाए जाने की. राइट? तो ये जो बात कहलाती है क्लोज. फिर मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट्स हो. अब एक ही सेंटेंस में मैंने दो बातें कही. मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट्स हो. राइट? तो इस सेंटेंस में कितनी क्लोज होगी? दो क्लोज होगी. पहली जो क्लोज है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और दूसरी जो क्लोज है, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, ये दो क्लोज हो गए हैं इसमें. पहली जो क्लोज है उसको क्लोज को बोलते हैं मेन क्लोज. दूसरी जो क्लोज है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज. राइट? ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, ये नाउन की तरह रिएक्ट करती है, या फिर एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करती है, या फिर एडवर्ब की तरह रिएक्ट करती है सेंटेंस में, जिस तरह हमने फ्रेजेस पढ़ी थी. दोबारा समझो, एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकती है, एक से ज्यादा क्लोज भी हो सकती है. सरल लैंग्वेज में समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमने कोई वाक्य बोला उसमें जितनी बातें बोली उतनी क्लोज. राइट? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, इसमें दो क्लोजेस हो गई, दो बातें. मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये एक वाक्य है, इसमें एक ही क्लोज है. दूसरी क्लोज है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, वो नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह काम करती है. जब कोई क्लोज किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे तो उसको हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं. जैसे मैंने कहा कि मुझे मेरा पर्स मिल गया है, जो पर्स मार्केट में गुम हुआ था, जो मार्केट में गुम हुआ था वो वाला पर्स मैं कह रहा हूं. तो वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस पर्स के बारे में, नाउन के बारे में, तो वो क्या होगी? एडजेक्टिव क्लोज होगी. राइट? So that is the adjective clause. Now we need to understand about the adverb clause. Clear? Okay. Look at these two sentences. On his return home, Sunil found the house burgled. When he returned home, Sunil found the house burgled. तो जब वो घर पे आया तो उसने पाया कि उसका घर चोरी हो गया, उसके घर पे सेंध लग गई है, उसके घर में चोरी हो गई है. तो ये जो बो लेटर्स में दिए गए हैं, फर्स्ट सेंटेंस, इन हिज रिटर्न होम, this is not clause. Why? Because it is a phrase. There is no subject and no finite verb. In the second sentence, when he returned home, this part is called clause. Why? Because in this you can find here his subject and return is the finite verb of his subject. Clear? So what is the clause? Whenever we find any subject and it's a finite verb, that combination of the subject and verb is called clause. Right? So this part is clause, this part is phrase. Clear? In both these sentences, the expression in both letters modify the verb found. तो found verb को modify करते हैं. These expression tells the time at which Sunil found the house burgled. So they acting as an adverb. ये दोनों ही जो पार्ट हैं वो एक फ्रेज है, चाहे वो क्लोज है, दोनों ही एडवर्ब हैं. क्यों एडवर्ब हैं? क्योंकि वो टाइम को डिनोट कर रहे हैं कि वो काम कब हुआ. सुनील ने अपने घर को देखा कि चोरी हो गया था, कब देखा? जब वो वापस आया. तो जब वो वापस आया, ये जो बात है उस टाइम को डिनोट कर रही है कि उसने अपने घर को देखा, कब देखा? जब वो वापस आया. तो जब वो वापस आया
घर पे वापस आया, तो ये जो बात है टाइम को डिनोट कर रही है। टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। अगर एक सिंगल वर्ड है तो एडवर्ब, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो एडवर्ब फ्रेज। अगर एक सेंटेंस यानी कि एक सेंटेंस का पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, दैट इज कॉल्ड क्लोज। क्लियर? प्लीज वेट। In sentence 1, the expression on his return home does not have a finite verb, so it is a phrase. Since it is acting as an adverb, it is adverb phrase. Same thing I have told you. In sentence 2, expressions when he returned home has a subject, he, and a finite verb return, so it is clause. Since it is acting as adverb, it is adverb clause. Let us take some more examples. कुछ और examples समझते हैं कि adverb clause क्या होती है। He emerged a winner because of his steady work. वो एक इमर्ज बन के उभरा, सॉरी वो एक विनर बन के उभरा, यानी वो एक विनर बना क्योंकि उसके स्टडी वर्क की वजह से, स्टडी यानी कि लगातार काम करने की वजह से। ही इमर्ज्ड अ विनर बिकॉज ही हैड वर्क्ड स्टीडली, यानी कि उसने लगातार काम किया, उसकी वजह से एक वो विनर बना। So first part is adverb phrase because there is a no subject and no finite verb. In second sentence, there is a subject and its main verb means like finite verb. That's why it is a adverb clause. In sentence number 5, in a case of the chairman being absent, we shall have to postpone the meeting. So in this part, you can see the chairman is subject, but there is a no finite verb. That's why this part is adverb phrase. In the case the chairman is absent, we shall have to postpone the meeting, adverb clause, because that is there is a subject and there is a finite verb. A clause that act as an adverb in a sentence is called a adverb clause. जब कोई वर्ड एडवर्ब की तरह काम करे, ध्यान से समझ लो इस बात को कि एडवर्ब क्या होता है। ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसको एडवर्ब बोलते हैं। जब कोई फ्रेज किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, तो वो एडवर्ब फ्रेज। और जब कोई क्लोज किसी वर्ब को मॉडिफाई करे तो उसको एडवर्ब क्लोज। राइट, इट्स वेरी सिंपल। नाउ मोर अबाउट एडवर्ब क्लोज। एन एडवर्ब क्लोज यूजुअली मॉडिफाइज अ वर्ब, तो एक वर्ब को मॉडिफाई करती है, यानी कि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। सिंस मोस्ट ऑफ वर्ब्स डिनोट एन एक्शन, जो ज्यादातर वर्ब्स होते हैं उसमें एक्शन होता है, यानी कि हम कोई काम करते हैं। The adverb clause tells something about the action mentioned in another clause. जो adverb clause होती है वो ऐसे एक्शन के बारे में बताती है जो दूसरे क्लोज में जो एक्शन हुआ होता है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। इट मे टेल द टाइम प्लेस मैनर ऑफ द एक्शन। तो ज्यादातर जो एडवर्ब क्लोज होती हैं वो दूसरा जो एक्शन हुआ उसके टाइम को, प्लेस को या मैनर को बताती हैं। इट मे टेल द कोज, पर्पस, इफेक्ट ऑफ द एक्शन, और कभी कभी कोज को भी बता देते हैं कि क्या कारण रहा, क्या पर्पस रहा और क्या रिजल्ट यानी कि इफेक्ट रहा। इट मे कंपेयर और कंट्रास्ट, और कभी कभी कंपेयर को भी शो करते हैं, और कंट्रास्ट यानी कि जब कोई बातें बिल्कुल विरुद्ध होती हैं, उसके अविरुद्ध होती हैं, अपोजिट होती हैं, वो भी शो करते हैं। दिस एक्शन विद एनी अदर एक्शन accordingly we get an adverb clause of time, place, manner, cause, purpose, effect, condition, comparison और contrast। तो यहाँ पे हमें ये समझ रहे हैं कि ऐसी क्लोज जो दूसरी कोई काम हुआ, दूसरी क्लोज में जो कोई काम हुआ उसके काम होने के टाइम को बताए, प्लेस को बताए, तरीके को बताए, कारण को बताए, उद्देश्य को बताए, इफेक्ट यानी कि रिजल्ट, असर को बताए, कंडीशन को बताए, कंपैरिजन को बताए, या कंट्रास्ट यानी कि जब कुछ चीज अपोजिट होती है तो कंट्रास्ट बोलते हैं, कंट्रास्ट को बताए, तो वो जो क्लोज होगी वो एडवर्ब क्लोज होगी। कैसे, कुछ एग्जांपल समझते हैं। एडवर्ब क्लोज आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोइंग वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिनके द्वारा हमें पता लगता है कि एडवर्ब क्लोज दी गई है। टाइम को बताने वाली जो एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब क्लोज जो होती हैं, उनमें पहले व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, टिल, सिंस, एज सून एज, व्हाइल, एज, इस तरह के वर्ड्स लिखे जाते हैं। प्लेस को डिनोट करने वाली जो एडवर्ब क्लोज होती हैं, वेयर या वेयर एज लिखा जाता है। कोज या रीजन को बिकॉज, सिंस, एज। इफेक्ट, रिजल्ट या कंसिक्वेंस को दिखाने वाली सो दैट, सच दैट। पर्पस को दिखाने वाली सो दैट लेस्ट, कंडीशन इफ, अनलेस, कंसेशन और कंट्रास्ट दो, ऑल्दो, yet, even if, even though, comparison as, so as, then, manner as if। तो ये हमें याद करनी पड़ेंगी। तो ये जो कंजंक्शन अगर हम सेंटेंस में मिलती हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो एडवर्ब क्लोज है।
We have already had a detailed discussion of the words introducing adverb clause in chapter 15 conjunctions. Now exercise 4, put out the adverb clause in the flowing sentences. हमें क्या करना है, ये sentences दी गए हैं, इनमें adverb clause fill करनी है, फिर पिक आउट करनी है, यानी कि बताना है इसमें adverb clause कौन सी होती है, right? So students, one thing I want to make you understand, adverb clause को हम sentence में दूसरे part में लिखते हैं. Adverb clause को हम sentence में दूसरे part में लिखते हैं. जैसे third sentence you can see here, the child decided to speak the truth even if his father might scold him. चाहे वो adverb clause हो या adjective clause हो या noun clause हो, ज्यादातर उसको sentence में दूसरे part में लिखते हैं. उसको sentence में पहले part में भी लिख सकते हैं, तो जहां फिर हमें कोमा लगाना होगा, right? तो एक पंक्चुएशन का रूल है कि जो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको सेंटेंस में दूसरे पार्ट में लिखा जाता है, परंतु पहले पार्ट में भी लिख सकते हैं, परंतु वहां पे कोमा लगाना होगा. तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी क्लोज जो है वो एडवर्ब क्लोज है. तो उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले वाला पार्ट है, दूसरे वाला पार्ट है. देखो, व्हेन हिज सन वाज ओल्ड इनफ, कोमा, तो इसका मींस पहले वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है. When his son was old enough, he took him to a school. If you look at the positive side of the misfortune, it will stop troubling you. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले वाला पार्ट यहाँ पे भी देखो कोमा दिया गया, तो पहले वाला पार्ट यहाँ पे एडवर्ब क्लोज है. The child decided to speak the truth even if his father might scold him. तो ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे कोमा नहीं दिया गया. So in this way, dear student, you need to recognize that which part is called adverb clause. Clear? This exercise you have to do by yourself, and soon I'll send the answer key. Now, supply stable adverbs. One thing I forgot to let you know that, please come back on the exercise. Adverb clause. Yes. See this sentence. First sentence, when his son was old enough, he took him to a school. जब उसका बेटा काफी बूढ़ा हो गया था, तो वो अपने, यानी कि काफी ओल्ड हो गया था, ही टुक हिम टू स्कूल, वो उसको स्कूल में ले गया. तो यहाँ पे देखो, ही टुक हिम स्कूल, वो उसको स्कूल में ले गया, ये हमारा मेन पार्ट है, ये हमारी मेन क्लोज है. ये उसकी एडिशनल क्लोज है. एडिशनल क्लोज क्यों है, क्योंकि वो उसके टाइम को डिनोट कर रही है. वो उसको स्कूल में ले गया जब वो काफी बूढ़ा हो गया था, ओल्ड इनफ हो गया था, काफी बूढ़ा हो गया. तो कब उसको स्कूल में ले गया, जब वो ओल्ड इनफ हो गया. तो ये जो पार्ट है वो टाइम को डिनोट कर रहा है, टाइम को बता रहा है उसको स्कूल में ले जाने का. जो ऐसा क्लोज जो टाइम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे कि कोई काम कब हुआ, तो टाइम क्लोज क्या हो, या एडवर्ब क्लोज. तो आपको ये समझ लेना है कि ऐसा कोई वर्ड जो किसी दूसरे काम के टाइम को बताए, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि कोई भी क्लोज जो टाइम को बताए, प्लेस को बताए, कोज या रीजन को बताए, इफेक्ट को बताए, पर्पस को बताए, कंडीशन को बताए, और कंट्रास्ट को बताए, कंपैरिजन या मैनर को बताए, वो सारी क्लोज क्या होती हैं, एडवर्ब क्लोज होती हैं. ये जो वाला पार्ट है वो उसको स्कूल में ले जाने के टाइम को डिनोट कर रहा है कि कब वो स्कूल में ले गया, व्हेन ही वाज ओल्ड इनफ. तो टाइम को बताने वाली क्लोज क्या होती है, एडवर्ब क्लोज. तो इस तरह आपने रिकॉग्नाइज करना है कि ये क्लोज किस चीज को बता रही है. नेक्स्ट, इफ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द मिसफॉर्च्यून, इट विल स्टॉप ट्रबलिंग यू. तुम्हें ये ट्रबल करना, परेशान कर देगी, ट्रबल सॉरी परेशान करना, तुम्हें ये स्टॉप हो जाओगे, तुम परेशान होना बंद कर दोगे अगर तुम इसकी पॉजिटिव साइड को देखते हो, इस मिसफॉर्च्यून की. तो ये जो पार्ट है कंडीशन को बता रहा है कि तुम परेशान होना कब बंद कर दोगे, जब अगर तुम पॉजिटिव साइड को देखना, इस मिसफॉर्च्यून की पॉजिटिव साइड को देखना शुरू कर दोगे, तो तुम परेशान होना बंद कर दोगे. तो कब करोगे, अगर तुम ये देखना कि काम करना शुरू कर दोगे. तो ये जो पार्ट है उसकी कंडीशन को बता रहा है, उस काम की कंडीशन को बता रहा है. तो कंडीशन हमने ऊपर पढ़ा है, कंडीशन बताने वाला पार्ट भी क्या होता है, एडवर्ब होता है, राइट. तो इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज हो गया. नेक्स्ट, द चाइल्ड डिसाइडेड टू स्पीक द ट्रूथ इवन इफ हिज फादर माइट स्कोल्ड हिम. तो इवन इफ में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, इवन इफ कहाँ पे आता है, इवन इफ आता है, लेट मी सी, कंट्रास्ट को, यानी कि जब कोई बात अपोजिट दिखानी हो, किसी बात की कोई उल्टा दिखाना हो, तो तब हम इवन इफ यूज करते हैं. तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, हमारा एडवर्ब क्लोज हो गया, यानी कि कंट्रास्ट को दिखा रहा है, राइट. तो इस तरह आपने रिकॉग्नाइज करना है सभी सेंटेंस के पार्ट को कि वो एडवर्ब क्लोज है या नहीं है, राइट. नाउ एक्सरसाइज नंबर 5,
सप्लाई सुटेबल एडवर्ब्स क्लोजेस, यहाँ पे आपने एडवर्ब क्लोजेस फिल करनी है, ऐसी क्लोज फिल करनी है जो किसी टाइम को बताए या प्लेस को बताए या रीजन को बताए, कंट्रास्ट को बताए, कंपैरिजन को बताए, कंडीशन को बताए, इन चीजों को बताए, ऐसी एडवर्ब क्लोज यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि यू कैन मेंशन हियर द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूटेड करना चाहिए, कब करना चाहिए, यहाँ पे कब का आंसर लिख दो। When the bell rings, जब बेल बजती है उस समय हमें क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कब करना चाहिए, जब बेल बजती है। तो यहाँ पे टाइम को डिनोट करने वाले हमने क्लोज लिख दी है, तो इसलिए वो क्लोज क्या होगी, एडवर्ब क्लोज होगी। नेक्स्ट, आई डिड, मैंने किया। एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड मी, जैसा उसने मुझे इंस्ट्रक्टेड किया था। तो हम यहाँ पे मैनर को शो कर रहे हैं, तरीके को शो कर रहे हैं। मैंने किया, मैंने कैसे किया, एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड मी, जैसे उसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था। तो मैनर को शो करने वाले भी एडवर्ब क्लोज होती है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस यू शुड ट्राई टू फिल दिस ऑल द सेंटेंसेस, ओके, देन आई विल सेंड द आंसर की। नेक्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 6, रिप्लेस ईच अंडरलाइन एडवर्ब फ्रेज बाय एन एडवर्ब क्लोज। जो यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज दी गई है उनको हटा के एडवर्ब क्लोज लिखनी है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच, यानी कि अमीर होने के बावजूद, शी इज नॉट प्राउड, वो घमंडी नहीं है। सो वी कैन राइट हियर इन दिस फ्रेज, ऑल्दो शी इज वेरी रिच शी इज नॉट प्राउड, यद्यपि वह बहुत अमीर है फिर भी वो प्राउड नहीं है, घमंडी नहीं है। So in this way you need to do this exercise. First I let you know that on her way home she met an old friend, जो घर का रास्ता था उसने उस पे अपने एक फ्रेंड से मिली। तो हम वी कैन राइट हियर, when she was going home, जब वो घर जा रही थी, she met an old friend, right? At sunset, सनसेट के समय यानी कि सूर्य अस्त होने के समय, they returned to their hotel। तो यहाँ पे फ्रेज लिखी गई है, वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे क्लोज लिखनी है, एडवर्ब क्लोज लिखनी है। सो वी कैन राइट हियर, व्हेन द सन सेट, जब सन सेट हुआ, दे रिटर्न टू देयर होटल, वो अपने होटल में रिटर्न हो गए यानी कि चले गए। सो इन दिस वे यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज। थर्ड आल्सो वी कैन डू, he could not attend my brother's marriage because of his illness, यानी कि बीमार थी उसकी वजह से वो मेरे ब्रदर की मैरिज नहीं अटेंड कर सकी। सो वी कैन राइट हियर, he could not attend my brother's marriage because he was ill। So because he was ill is a clause, so we have to remove the phrase, we have to fill here clause, okay, it's a very simple। Now next, noun clause। noun clause हमें समझना है कि क्या होता है। Look at these two sentences, he expected to pass, he expected that he would pass। In both these sentences, the words in bold letters answer the question expected what. So they are object of verb expected. It means that they are doing the work of the noun, right? तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, देखो पहला सेंटेंस है he expected to pass, उसने पास होने की उम्मीद की थी। he expected that he would pass, उसने उम्मीद की थी कि वह पास हो जाएगा। दोनों ही जो पार्ट हैं वो नाउन है, सॉरी नाउन फ्रेज या नाउन नाउन क्लोज है। क्यों क्लोज है, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो जो टू पास है वो एक फ्रेज की तरह काम कर रहे हैं। फ्रेज क्या होता है, एक से ज्यादा वर्ड, एक्सपेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो वो नाउन की तरह काम कर रहे हैं, फ्रेज नाउन की तरह काम कर रही है, तो वो क्या हो गया, नाउन फ्रेज। एक्सपेक्टेड दैट ही वुड पास, वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, परंतु वो क्लोज है इसलिए वो ऑब्जेक्टिव क्लोज। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो वर्ब दी जाती है सेंटेंस में, जो मेन वर्ब होती है, उसके बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो उसका ऑब्जेक्ट बनता है, और उससे पहले जो वर्ड आता है वो उसका सब्जेक्ट होता है, वो भी नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अगर एक वर्ड आए तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा, वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। एक से ज्यादा वर्ड आए तो वो फ्रेज होगा, और एक से क्लोज आए तो वो क्लोज क्या होगी, नाउन क्लोज होगी, जो वर्ब के बाद दी गई होती है, राइट। In the both these sentences, the words in bold letters answer the question expected what। दोनों ही जो bold letters में दिए गए हैं वो expect का question का आंसर देते हैं what से। So they are the object of the verb expected, it means that they are doing the work of a noun, right? Same thing I have told you। तो verb का आंसर देते हैं, what का आंसर देते हैं। Please wait, let me take your attendance।
Now, in sentence 1, the expression to pass conveys only an incomplete meaning and does not have a finite verb. Therefore, it is a phrase. To pass जो है वो एक incomplete meaning convey करता है, इसलिए वो phrase है, कोई clause नहीं है. In sentence 2, expression that he would pass has a subject है, he and a finite verb would pass, so it is a clause since it is doing the work of a noun. It is a noun clause. Let us take some more examples. दूसरे वाला पार्ट क्या है, ही वुड पास क्या है, क्लोज है, क्योंकि उसमें ही सब्जेक्ट हो गया और वुड पास क्या हो गया, उसमें फाइनाइट वर्ब हो गया. लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स. कुछ और एग्जांपल से समझते हैं. हिज बीइंग इलेक्टेड इज सर्टन. उसका चुना जाना एक सर्टन है, निश्चित है. नाउन फ्रेज एक्टिंग एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. देखो ये वर्ब है, इस यहाँ पे क्या वर्ब है, ठीक है. ये जो पार्ट है वो फ्रेज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज हो गया. तो यहाँ पे इस वर्ब के सब्जेक्ट की तरह ये पार्ट काम कर रहा है. सब्जेक्ट की तरह जो पार्ट काम करता है वो नाउन होता है, या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स होते हैं, यानी कि नाउन फ्रेज हो गया. तो वर्ब से पहले आने वाला पार्ट नाउन फ्रेज होगा, नाउन क्लोज होगा, या नाउन होगा, या प्रोनाउन भी हो सकता है. तो ये एक फ्रेज है, तो इसी को हम बोलेंगे नाउन फ्रेज. दैट ही विल बी इलेक्टेड इज सर्टेन. अब यहाँ पे ये क्या है, क्लोज है. वर्ब से पहले आने वाला पार्ट सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है. वह जो इलेक्शन, दैट ही विल बी इलेक्टेड इज सर्टेन, वह जो इलेक्टेड हो जाएगा ये सर्टेन है, राइट. ये नाउन क्लोज हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें फाइनाइट वर्ब भी है. नेक्स्ट, यू शुड केयरफुली लिसन टू द वर्ड्स ऑफ द टीचर. तुम्हें अपने टीचर्स के वर्ड्स को ध्यान से सुनना चाहिए. नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि लिसन टू, टू क्या है हमारा, प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है या वर्ड्स आते हैं, वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं उस प्रेपोजिशन के. तो ये क्या है, वर्ड्स हैं, ये फ्रेज है, ये क्लोज तो नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, नाउन क्लोज. यू शुड केयरफुली लिसन टू व्हाट द टीचर सेज. अब ये क्या है, यहाँ पे ये क्लोज है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद का ऑब्जेक्ट है. प्रेपोजिशन के बाद जो चीज आती है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं. दो नाउन क्लोज भी हो सकते हैं, नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं, नाउन कोई वर्ड भी हो सकता है. तो टू के बाद ये क्लोज है, तो ये नाउन क्लोज होगी, राइट. तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि कोई वर्ब से पहले कोई क्लोज प्रयोग हो तो वो उस वर्ब का सब्जेक्ट होता है, यानी कि वो नाउन क्लोज होती है. वर्ब के बाद कोई क्लोज आती है तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो नाउन क्लोज एडवर्ब होती है. अगर कोई क्लोज किसी प्रेपोजिशन के बाद आती है तो वो क्लोज प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो वो प्रेपोजिशन क्लोज भी, सॉरी प्रेपोजिशन के बाद आने वाली क्लोज भी क्या होती है, नाउन क्लोज. More about noun clause. A noun clause may usually act as a subject of a verb, जो चीज मैंने अभी आपको बताई है, और the object or the complement of a verb. Complement भी बनता है, or the object of the preposition and infinitive and participle. A noun clause is often introduced by that. He said that she was quite satisfied. ज्यादातर वो that से शुरू होते हैं noun clause, ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर. He said that she was quite satisfied. ये जो that she was quite satisfied, ये इस verb said का object है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हमने noun clause बोला. Clear? It may be introduced by question words like why, what, how, etc. We wondered why nobody had turned it up. It may be introduced by the question word, why, what, how, etc. तो ये जो नाउन क्लूज होते हैं कभी कभी why से, what से, how से भी स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे we wondered why nobody had it, turn it up. तो हम wondered हुए कि कोई किसने अभी तक turn it up क्यों नहीं हुए. तो यहाँ पे ये जो पार्ट है wondered का, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन होते हैं, यानी कि नाउन क्लोज हो गई. Nobody knew, क्या नहीं जानते, कोई भी किसी को भी नहीं पता था, क्या नहीं पता था. When the refreshment would be served. तो ये जो when the refreshment would be served, ये क्या हो गया, what का रिप्लाई हो गया, यानी कि verb new का यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन क्लोज होते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया. इट मे बी इंट्रोड्यूस बाय इफ और वेदर. कभी कभी इसको इफ और वेदर से भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. They wanted to know, what they wanted to know, if we had any objection. तो वो क्या जानना चाहते थे कि इफ वी हैड एनी ऑब्जेक्शन, तो व्हाट का रिप्लाई है, यानी कि नो वर्ब का यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए क्या होगी, नाउन क्लोज होगी. द टीचर आस्क्ड मी वेदर आई हैड अंडरस्टूड द लेसन. टीचर मुझसे पूछा कि चैप्टर में समझ गया हूँ कि नहीं समझा हूँ. तो वेदर से शुरू होने वाले सेंटेंस भी कभी कभी नाउन क्लोज हो सकते हैं.
नाउन क्लोज, इट एक्ट्स लाइक ए नाउन, नाउन की तरह काम करते हैं. इट मे बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट बन सकते हैं. ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं. और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट लगभग सेम होते हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन एंड इन्फिनेटिव एंड द पार्टिसिपल, दो ये ऑब्जेक्ट बन सकते हैं किसका, प्रेपोजिशन का, इन्फिनेटिव का या पार्टिसिपल का. इट मे बी डिड्यूस्ड बाय दैट. क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हाई, व्हाट, हाउ, एटसेट्रा, इफ और वेदर, कभी कभी इन वर्ड से भी वो शुरू हो सकते हैं. बेसिकली हमने समझना है वो किसका रिप्लाई कर रहे हैं. We should not judge a clause by the word introducing it. It is important to understand its function in a sentence before saying whether it is noun clause, an adjective clause, an adverb clause. Let us take an example. तो हमें किसी वर्ड से ये आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए कि वो नाउन क्लोज ही होगा या एडजेक्टिव क्लोज ही होगा या एडवर्ब क्लोज होगा. उनके फंक्शन के हिसाब से हमें समझना है कि वो किस तरह सेंटेंस में यूज किए गए हैं. She says that she has forgotten the keys at home. उसने कहा कि वो की को घर पे भूल गई है. नाउन क्लोज, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब सेज, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, सेज का रिप्लाई बन रहा है, व्हाट का रिप्लाई बन रहा है. तो वो क्या है, नाउन क्लोज है. दैट से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है, पार्ट है. द बेस्ट कार्टून दैट वी हैव received so far has been drawn by a young school student. अब ये वाला जो पार्ट है, द बेस्ट कार्टून दैट वी हैव रिसीव्ड सो फार, दैट वी हैव रिसीव्ड सो फार क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि वो द बेस्ट कार्टून को का मॉडिफाई करा, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा बेस्ट कार्टून दैट वी हैव रिसीव्ड सो फार, जो हमने अभी तक रिसीव किया है. राइट, तो वो दैट वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है. पहले वाला दैट वाला पार्ट क्या था, नाउन क्लोज था. She is so tired that she can't work more. तो यहाँ पे that she can't work more क्या है, adverb clause है, क्योंकि वो इफेक्ट को शो कर रहा है, असर को शो कर रहा है. राइट, तो दैट वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब क्लोज है. तो उसके फंक्शन के हिसाब से हमें पहचानना है कि वो वाला पार्ट नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है. क्लियर. In all the three sentences, the clause in the italic are introduced by the word that, but we have a noun clause in sentence 1, an adjective clause in sentence 2, and adverb clause in sentence 3. Let us take one more example. I asked her if she was ready. Noun clause, object of verb asked. तो verb ask का यहाँ पे object है if she was ready. We can leave for the school if she is ready. यहाँ पे जो condition है, यहाँ पे condition बताई गई है if से, तो यहाँ पे क्या condition बताने वाले जो part होता है उसको क्या बोलते हैं हम, adverb clause बोलते हैं. Exercise number 7, pick out the noun clause. हमें इसमें से noun clause pick out करना है. You should remember that you have to reach the hole in time. तो इसमें में नाउन क्लोज कौन सा होगा, हमें पता है कि क्लोज को पहचानना है. तो वेरी सिंपल, फर्स्ट पार्ट भी हो सकता है, सेकंड पार्ट भी हो सकता है. कोमा दिया गया है तो फर्स्ट वाला पार्ट है, कोमा नहीं दिया गया सेकंड वाला पार्ट. मीन दैट यू हैव टू रीच द होल इन द टाइम. आई वंडर्ड व्हाई द बेल वाज कंस्टेंटली रिंगिंग. नो कोमा, देन सेकंड पार्ट इज मींस व्हाई द बेल वाज कंस्टेंटली रिंगिंग. So this exercise you have to do by yourself. Now come on the exercise number 8. सप्लाई सुटेबल नाउन क्लोज. यहाँ पे आपने नाउन क्लोज लिखना है, इनमें आप ऐसा कुछ लिखना है जो नाउन क्लोज की तरह एक्ट करे. जैसे इज एन ओपन सीक्रेट, कुछ भी लिख सकते हो जो यहाँ पे नाउन बन जाए, यानी कि सब्जेक्ट बन जाए. यू कैन राइट हियर दैट ही हैज बीन सेलिंग गुड्स इन ब्लैक मार्केट इज एन ओपन सीक्रेट. यह है कि वो अपने गुड्स जो अपने सामान है ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं, वो एक ओपन सीक्रेट है. तो इसका सब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया, कि वो अपना सामान ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं. राइट, तो वो जो पार्ट है वो नाउन की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए वो नाउन क्लोज हो गया. आई थिंक यू कैन मेंशन हियर व्हाटएवर यू वांट टू मेंशन. आई थिंक यू कैन डू इट. ठीक है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है, जो नाउन क्लोज हो सकता है वहां पे. थर्ड, डू यू नो, डू यू नो व्हाट हैपेंड टू हिम. राइट, तो दैट इज नाउन क्लोज. तो इसलिए यहाँ पे आपने सभी नाउन क्लोज फिल करने हैं सभी फिलअप्स में. नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स बाय सुटेबल नाउन क्लोज. आपने यहाँ पे नाउन क्लोज फिल करना है. जैसे आई वाज हैप्पी टू नो ऑफ हिज सक्सेस, नाउन फ्रेज. आई वाज हैप्पी टू नो दैट ही हैड सक्सीड. His success is noun phrase, right? That he had succeed, giving the same meaning, but that is a noun clause. Why? Because subject is there and main verb means like finite verb is also there. B part, tell us the secret of your popularity. Noun phrase because there is a no subject, no finite verb. Tell us how you have become popular.
That's a noun clause. Why? Because subject is there. Secondly, main verb means like finite verb is also there. So you need to replace the noun phrase and you have to write there noun clause there. I know you're liking for Western music. So you can write here, I know you like the Western music. It's a very simple. All of us prayed for our team's victory. All of us prayed our team will get victory. You can mention here. Okay. So in these phrases, you have to mention the noun clause. Clear? Now, next exercise. Pick out the subordinate clause and say what kind of each is for oral practice. अपने यहाँ पे subordinate clause यहाँ पे पिक करनी है. सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है? एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या नाउन क्लोज, तीनों में से कोई भी क्लोज हो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं. तो सबऑर्डिनेट क्लोज आपने पिक करनी है और बताना है कि वो क्लोज किस तरह की है. मेडिसिन शुड बी केप्ट वेयर द चिल्ड्रन कैनॉट रीच देम इजली. तो कोई कोमा नहीं दी गया तो सेकंड वाला पार्ट यानी कि वेयर चिल्ड्रन केप्ट रीच इजली. तो मेडिसिन शुड बी केप्ट वेयर चिल्ड्रन कांट रीच देम इजली. तो हम स्थान को डिनोट कर रहे हैं कि दवाइयों को वहां पे रखना चाहिए जहां पे बच्चे नहीं पहुंच सकते. तो कहां पे रखना चाहिए? जहां पे बच्चे नहीं पहुंच सकते. तो वो एक स्थान को डिनोट कर रहे हैं. स्थान को बताने वाले क्लोज को क्या बोलते हैं? एडवर्ब क्लोज. नेक्स्ट, शी फॉरगेट द प्लेस वेयर शी हैड पार्क्ड हर कार. उस प्लेस को भूल गए जहां उसने अपनी कार को पार्क किया था. राइट. तो यहाँ पे प्लेस को डिनोट कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी क्या हो गया? एडवर्ब क्लोज. थर्ड सेंटेंस, डू यू रिमेम्बर हाउ यूज्ड टू प्ले practical jokes on the visitors. तो डू यू रिमेम्बर हाउ यू विजिटेड द प्ले. तो यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डू यू रिमेम्बर, रिमेम्बर एक वर्ब है, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है. हाउ यू यूज टू प्ले प्रैक्टिकल जोक्स ऑन द विजिटर्स. तो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं? नाउन बनते हैं. तो ये क्या हो गया? नाउन क्लोज. सो इन दिस वे यू नीड टू रिकॉग्नाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्लोजेस. Sentence number, sorry, exercise number 11. In the following passage, some clauses are underlined. Say what kind of clauses each is. तो आपने जो clauses underline किए गए हैं आपने बताना है कि clause किस तरह का है. जैसे डॉक्टर सीवी रमन who had won the Nobel Prize of Physics in 1930. तो सीवी रमन ये क्या है? Who had won the Nobel Prize. तो ये who had won क्या है? उस सीवी रमन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है. तो जो कोई नाउन को क्वालिफाई करता है कोई वर्ड तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव. परंतु ये क्लोज है तो ये क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव क्लोज. सीवी रमन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है कि जिसने नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर जीता था 1930 में. राइट. उसी तरह व्हेन ही वाज लीविंग द ऑफिस आफ्टर द इंटरव्यू हैड एंडेड. तो यहाँ पे टाइम को बता रहे हैं कि जब उसने ऑफिस को लीव कर रहा था तो उस समय की बात है. तो टाइम को डिनोट कर रहा है. तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? एडवर्ब क्लोज हो गया क्योंकि टाइम को बताने वाला पार्ट क्या होता है? एडवर्ब क्लोज होता है. सो इन दिस वे यू डियर स्टूडेंट यू नीड टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द क्लोजेस. राइट.